आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ भाजपा नेता रमेश बिदोड़ी की अनुचित टिप्पणियों के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय पर पथराव किए जाने के बाद आज नामपल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय के पास तनाव फैल गया। इस घटना में जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें खदेड़ दिया। दोपहर के समय युवा कांग्रेस नेता नामपल्ली मुख्य सड़क से भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के गेट तक पहुंच गए। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। कार्यालय में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर बाहर आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बिदोड़ी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की थी, जिसके बाद युवा कांग्रेस ने बयानों के विरोध में नामपल्ली में भाजपा कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई थी। जीएचएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक गतिशील में बदलाव का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वह हैदराबाद के सर्वांगीण विकास के लिए एआईएमआईएम के साथ मिलकर काम करेंगे। हम हैदराबाद के विकास के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम केवल चुनावों के दौरान ही राजनीति करते हैं। विकास को लोगों का आंदोलन बनाना चाहिए। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और अन्य की मौजूदगी में दूसरे सबसे लंबे जू पार्क आराम घर फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद रेवंत ने कहा, राज्य सरकार ने देश के लिए उनके निस्वार्थ सेवाओं के लिए फ्लाईओवर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। इस अवसर पर बोलते हुए असद ने जेल और वादों के बारे में बात की, जिससे कई लोगों ने अनुमान लगाया कि क्या वो किसी पूर्व मंत्री का जिक्र कर रहे थे। वही आगे उन्होंने बताया कि एक मीडिया मित्र ने मुझसे बताया कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं भूले हैं जिसने जेल में उनके लिए खाना बनाया था। असद ने कहा, रेवंत रेड्डी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लोगों को भूल जाते हैं। जेल में बने दोस्त को न भूलना अच्छी बात है। राजनेता अक्सर जेल जाते हैं। जेल का अनुभव आपकी आंखें नई चीजों के लिए खोल देता है। हर नेता को कम से कम एक बार जेल जाना चाहिए। मैं 1998 में 50 दिनों के लिए चंद्रबाबू नायडू शासन का मेहमान था। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लोगों से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने आज कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य कार्यालय हमारे कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के गुंडों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा के ऐसे कृत्य लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है और कांग्रेस नेतृत्व की हताशा को उजागर करते हैं। मैं इस शर्मनाक घटना के लिए सीएम रेवंत रेड्डी से तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने का अनुरोध करता हूं। यह स्पष्ट कर दे कि भाजपा इस तरह की रणनीति से नहीं डरेगी और आगे किसी भी उकसावे का कड़ा और निर्णायक जवाब देगी। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि हम भी अगर चाहे तो कांग्रेस ऑफिस को जला सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं। वह इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि रेवंत रेड्डी हमसे मत टकराओ। अभी न्यूज के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया है। मैं शबरीमला मंदिर आया था केरला भगवान जी के दर्शन के लिए, और मैं न्यूज में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अटैक हुआ और अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है उनको भी मार लगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी मार लगी। लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अटैक हुआ। मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या यही है तुम्हारी कांग्रेस? क्या यही है? क्या यही सिखाया जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि एक पार्टी कार्यालय पर जाकर हमला करे, पार्टी कार्यकर्ता के लोगों को मारे, अधिकारियों पर हमला करे? क्या यही है कांग्रेस में? पूछना चाहता हूं। आज तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब, ध्वंस हो चुका है। होम मिनिस्ट्री भी रेवंत रेड्डी तुम्हारे पास है ना, तो क्या कर रहे लॉ एंड ऑर्डर को? मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी को। मैं रेवंत रेड्डी को सीरियसली एक ही बात कहना चाहूंगा, तुरंत माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से माफी मांगे। हम भी अगर चाहे तो कांग्रेस ऑफिस को जला सकते हैं, ध्वंस कर सकते हैं, बुलडोजर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी वो संस्कृति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके कांग्रेस के नेता पर कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट करता है, अगर आपको वो कमेंट सही नहीं लगता है तो उसका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। तरीके से प्रोटेस्ट करो, ना कि हमला करके। अगर हमले की प्रथा को अगर शुरू करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। जिस भाषा में कांग्रेसी गुंडे समझेंगे उस भाषा में हम समझाने को तैयार है। रेवंत रेड्डी जी सावधान हो जाओ, हमसे न टकराना। जो भारतीय जनता पार्टी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात
रेवंत रेड्डी को समझने की आवश्यकता है। तुरंत मैं डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला किया है सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और रेवंत रेड्डी जी तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर फार्मूला ई रेस के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए टीपीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसी गलती की है उन्हें जेल जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आश्चर्य जताया कि अगर रामाराव किसी गलत काम में शामिल नहीं है तो वे मामले का सामना करने से क्यों डर रहे हैं। रामाराव ने खुद इस मामले को लोट्टा पीसू यानी खाली मामला बताया है और कहा है कि वे किसी गलत काम में शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी मामले का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया। महेश कुमार गौड़ ने पूछा कि उन्होंने रद्द करने की याचिका क्यों दायर की। वही महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस नेता का यह कहना हास्यास्पद है कि वे एसीबी के समक्ष तभी पेश होंगे जब उनके वकीलों को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर को अब अदालतों से कुछ राहत भी मिल जाती है तो भी अगर वह घोटाले में शामिल है तो उन्हें अंततः जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार फार्मूला ई रेस मामले में कानून के अनुसार और राज्यपाल द्वारा की गई सहमति के अनुसार काम कर रही है। इसी बीच महेश कुमार गौड़ ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेतृत्व के लिए रामाराव और उनकी बहन के कविता के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा जब भी केटीआर और कविता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो उनके समर्थक भावी सीएम के नारे लगाते हैं। टीपीसीसी प्रमुख ने भाई बहन की जोड़ी को कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर खुली बहस की चुनौती दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के वक्फ की ज़मीन पर महाकुंभ वाले बयान को लेकर विवाद थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई जंग अब देशव्यापी हो चुकी है। साधु संतों के बाद अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने जोरदार जवाबी प्रहार किया है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर टिप्पणी की है। इस वीडियो में राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले की भव्यता की तारीफ की और कहा कि यह मेला हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने संतों और सनातनियों को इस महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। राजा सिंह ने वीडियो में एक टिप्पणी की है कि जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां 35 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि बेटा जब प्रयागराज शुरू हुआ था तब आपकी नस्लें पैदा भी नहीं हुई थी, तब से वहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ मुल्ले ये कहते हैं कि जहां पर महाकुंभ हो रहा है वहां 35 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो मैं उन मुल्लों को पूछना चाहूंगा कि बेटा जब ये प्रयागराज प्रारंभ हुआ है ना, तब से लेकर अब तक हजारों वर्ष हो गए, जब तुम्हारी नस्ल पैदा भी नहीं हुई थी इस धरती पे, तब से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे महाकुंभ के ऊपर तुम लोगों की बुरी निगाह गिरी। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बाबा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को शांति की भाषा और प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इनको तो सिर्फ केवल 2 ही भाषा समझ में आती है। पहली भाषा बुलडोजर, दूसरी भाषा समझ सकते हो। इनको ये 2 ही भाषाओं से समझाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोगों को हम इनकी भाषा में अगर नहीं समझाएंगे, आने वाले समय में हर प्राचीन चीजों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा ठोकने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। इसलिए बाबा जी से निवेदन है, ऐसे कटमुल्लों पर बुलडोजर का एक झलक देने की आवश्यकता है। और उन तमाम मुल्लों को कहना चाहूंगा, इतिहास उठा कर देखिए। प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है ना, उसका इतिहास उठा कर देखिए। जब तुम्हारी नस्ल भारत में भी नहीं थी, तब से यहां महाकुंभ होते आ रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के एसीबी के खिलाफ 54.88 करोड़ रुपए के कथित फार्मूला ई घोटाले के संबंध में याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केटीआर के वकीलों के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 10 दिनों की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी।
19 दिसंबर को एसीबी ने पिछले साल हैदराबाद में फार्मूला ई रेस आयोजित करने में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के लिए केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया था जब बीआरएस सत्ता में थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(b) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने HMPV वायरस पर चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि यह वायरस खतरनाक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, डॉक्टर और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। वायरस मुद्दे को संबोधित करने के अलावा परमेश्वर ने पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा राजनीतिक सहयोगी के साथ रात्रि भोजन बैठकों में भाग लेने के बारे में हाल ही में लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि बैठकों में राजनीतिक प्रेरणा थी, लेकिन गृह मंत्री ने इन दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है, HD कुमारस्वामी के आरोप राजनीतिक से प्रेरित हो सकते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम सिर्फ नए साल के लिए मिले थे। मैं और SC/ST प्रतिनिधि कल मिल रहे हैं क्योंकि हम SC/ST सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हमने चुनाव से पहले एक सम्मेलन आयोजित किया था, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मंत्री की यह टिप्पणी HD कुमारस्वामी की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि रात्रि भोजन बैठक की राजनीति से प्रेरित थी, जबकि परमेश्वर ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बैठकों का फोकस पूरी तरह से सामुदायिक कल्याण, विशेष रूप से आगामी SC/ST सम्मेलन के आयोजन पर था। प्यारी दीदी योजना पर कर्नाटक विधान परिषद LOP और भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक मॉडल एक असफल मॉडल है। जब वे कोई पैसा नहीं दे रहे तो यह देश के लिए आदर्श कैसे होगा। पहले उन्हें रुपए देने पड़ते थे, अब कुछ गारंटी दी गई है। हैट गारंटी और योजना पूरी तरह विफल है। आशा कार्यकर्ता सड़क पर हैं, उन्हें जो गारंटी दी गई थी वह पूरी नहीं की गई। में ये मॉडल फेल्योर मॉडल है। ये कैसे होगा, देश को रोल मॉडल कैसे होगा। इधर पैसे ही नहीं दे रहा है। अभी देखो किधर भी अभी महीने 2,000 रुपए देना था महिलाओं को, वो अभी तक पूरे नहीं हुआ। अभी गारंटी कुछ दिया है, वो गारंटी फेल्योर है। वो स्कीम्स पूरे फेल्योर है। अभी आशा कार्यकर्ता आज से निकला, अभी पूरे रास्ते में है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो भी है, रास्ते पे आ रहा है। इनको क्या गारंटी दिया था वो अभी तक नहीं दिया। ये पूरा कांग्रेस की फेल्योर गारंटी लेके वो क्या करेंगे उधर। वो दिल्ली में ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके वास्ते कल जाके हम 2,000 देते थे, अभी 500 मिला के देंगे। वो क्या होता है यार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली में सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि दिल्ली में इस समय 1,55 लाख वोटर्स हैं। 83 लाख से अधिक पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 71.74 लाख से अधिक महिला वोटर्स हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ईवीएम पर आरोप लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती है। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं। ईवीएम में वायरस या बग नहीं आ सकता है। ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है। So this is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by polls are not being done, let me answer. साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त।
मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।